गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग आर्थिक सुधार नीति के अंतर्गत वैश्वीकरण के विषय में पढ़ेंगे, जो कि मैं और भी पढ़ा चुकी हूँ। इसके लाभ और दोष थोड़ा सा आप लोग आज जान लीजिए कि वैश्वीकरण का लाभ क्या है और इसके कुछ दोष भी हैं, उसके विषय में आप लोग जानिए। तो बच्चों, वैश्वीकरण का अर्थ आपको पता चल गया है। वैश्वीकरण का अर्थ है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, ठीक ना, नई तकनीक की, क्षमता की, योग्यता की, इन सब चीज़ों का आदान प्रदान होना, उसको वैश्वीकरण कहा जाता है। अपने देश की चीज़ें बाहर को जाती हैं, बाहर की जो ज्ञान है, तकनीक है, कार्य क्षमता है, ये सब चीज़ें अपने देश में आती हैं। कुशल प्रशिक्षक जो हैं वो सब अपने देश में और अपने देश के लोग दूसरे देश में, तो इसको वैश्वीकरण कहा जाता है। ये आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत तेज़ी से वैश्वीकरण की जो या ग्लोबलाइजेशन है, जो आज बहुत तेज़ी से वृद्धि हो रही है इसमें, ठीक ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे हमारे देश के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि, इसका तात्पर्य ये है कि जब वैश्वीकरण यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां हैं अपने देश में आती हैं, ठीक ना, अपने देश में आती हैं, तो डायरेक्ट जो विदेशी निवेश में वृद्धि है वो बहुत तेज़ी से होती है। लोग डायरेक्ट कंपनियों में, डायरेक्ट जो इंडस्ट्रीज़ है उसमें अपना निवेश करते हैं, तो इससे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि होती है। दूसरा है स्थिर व मजबूत विनिमय दर। विनिमय का अर्थ होता है कि जानबूझकर अपने मुद्रा के मूल्य को कम करना, ठीक ना। तो इसमें यह है स्थिर व मजबूत विनिमय दर में कि इसमें मतलब कि वैश्वीकरण से लोगों की इनकम बढ़ती है, ठीक है, सब कुछ बढ़ता है, रोजगार भी बढ़ते हैं, जिसके कारण जो विनिमय दर है वो स्थिर होता है और मजबूत होता है। उसको जानबूझकर उसके मूल्य को कम करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि अर्थव्यवस्था में स्थिरता की स्थिति होती है। नेक्स्ट है विदेशी मुद्रा कोष में वृद्धि। अब जाहिर सी बात है, इंटरनेशनल जो इंडस्ट्रीज़ है या इंटरनेशनल कंपनियां हैं वो अपने देश में आएंगी, रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे, ठीक ना, और अपनी मुद्रा को यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगी यहाँ की कंपनियों में, यहाँ की अर्थव्यवस्था में, जिससे कि हमारे देश में विदेशी मुद्रा कोष में तेजी के साथ वृद्धि होती है, ठीक। रोजगार का सृजन, नई नई कंपनियां यदि प्रवेश करेंगी भारत में तो अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा, नए नए रोजगार का सृजन होगा, नई नई वस्तुओं का निर्माण होगा, तो नए नए लोग कार्य करने के लिए प्रेरित होंगे, नए नए लोगों को रोजगार मिलेगा, नए रोजगार का सृजन भी होगा, यानी रोजगार में वृद्धि होती है, ठीक है। फिर है तकनीक ज्ञान का आदान प्रदान। तकनीकी ज्ञान का आदान प्रदान होता है एक देश से दूसरे देश के मध्य, ठीक है। नई दूसरे देश की तकनीकी जो है हमारे देश में आती है, हमारे देश की टेक्नोलॉजी है और उससे संबंधित जानकारियाँ हैं वो दूसरे देशों को जाती है। तो इस तरह से वैश्वीकरण के माध्यम से, ग्लोबलाइजेशन के माध्यम से इन चीज़ों का आदान प्रदान भी होता है। तो ये तो है भारत में वैश्वीकरण का महत्व। अब इसके कुछ दोष भी हैं। दोष में आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर बहुत ज़्यादा जब इन्वेस्टमेंट होने लगता है, नई नई कंपनियां प्रवेश करने लगती हैं, ठीक ना, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, तो इससे अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा का उदय होने लगता है। अब मार्केट में आपस में ही कंपटीशन शुरू हो जाता है, ठीक ना। जब कंपटीशन शुरू हो जाता है तो मान लीजिए कभी कभी ओवर प्रोडक्शन की स्थिति आ जाती है। अच्छी अच्छी वस्तुओं का जब निर्माण होने लगता है, बनने लगता है, प्रोडक्शन होने लगता है, तो ओवर प्रोडक्शन की स्थिति आ जाती है। अब जब देखिए ओवर प्रोडक्शन की स्थिति आएगी तो जो मूल्य है वस्तुओं का वो कम करना पड़ेगा, जिससे कि अर्थव्यवस्था में अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, ठीक है। अनिश्चित रोजगार।
रोजगार की कोई गारंटी नहीं है, अनिश्चितता बनी रहती है। कब छटनी कर दिया जाए, कब लोगों को निकाल दिया जाए नौकरी से, रोजगार से। तो ये जो अनिश्चितता की भावना है इस वैश्वीकरण में बनी हुई होती है, जिससे कि लोग बेरोजगार हो जाते हैं। आर्थिक असमानता में वृद्धि। अब ज़्यादा से ज़्यादा बहुराष्ट्रीय कंपनियां आएंगी देश में, बहुत लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन इसमें यह है कि जो आर्थिक असमानता है, विषमता की स्थिति है, उसमें बढ़ने लगता है। जो श्रमिक वर्ग है, जो कर्मचारी वर्ग है, उनका बहुत तेज़ी से शोषण होता है, और जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उद्योगपति हैं, पूंजीपति हैं, उनकी इनकम बहुत तेज़ी से बढ़ती है, जिससे कि असमानता में वृद्धि होने लगती है। अमीर इसमें और अधिक अमीर होता चला जाता है, और जो निर्धन वर्ग है और अधिक निर्धन होता चला जाता है। इसमें ये चीज़ है। फिर देशी उद्योगों का ह्रास। जो हमारे देश के जो उद्योग है, जैसे लघु उद्योग है, कुटीर उद्योग है, उन उद्योगों को धीरे धीरे नुकसान पहुंचने लगता है। और इसमें लॉस भी, इन उद्योगों को लॉस भी बहुत तेज़ी से होता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि इंडस्ट्रीज़ को, जो देशी उद्योग हैं, हमारे देश की जो इंडस्ट्रीज़ है, छोटे छोटे इंडस्ट्री, उनको बंद करने की नौबत आ जाती है। 3 बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आ जाने से हमारे देश के छोटे उद्योग, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग या जो छोटे छोटे उद्योग हैं, उनको बहुत नुकसान पहुंचता है, जिससे बहुत सारे लोग बेरोजगार भी हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह से देशी उद्योग को ह्रास, नुकसान होने लगता है। फिर है उपभोक्तावादी संस्कृति का उदय होने लगता है। उपभोक्तावादी संस्कृति मीन्स वैश्वीकरण आने से उपभोक्ताओं का वर्चस्व हो जाता है, ठीक ना। और उपभोक्ता कुछ ऐसी वस्तुओं की डिमांड करने लगते हैं, और वस्तुएं बहुत डिमांड जब बढ़ जाती है तो वस्तुओं का निर्माण भी बहुत तेज़ी से शुरू हो जाता है, जिससे कि बहुत ढेर सारे जैसे हमारे प्राकृतिक संसाधन है, जो हमारे यहाँ उपलब्ध संसाधन है, उसका अपव्यय होने लगता है। बहुत तेज़ी से पर्यावरण को भी नुकसान पहुँचता है। जो फैक्ट्रियाँ होती, जितनी ज़्यादा कंपनियाँ खुलेंगी, जितनी ज़्यादा फैक्ट्रियाँ खुलेंगी, उससे पर्यावरण को बहुत नुकसान होता है, ठीक ना। फिर और जब पर्यावरण को नुकसान होगा तो हमारे स्वास्थ्य पर भी जो प्रभाव पड़ेगा वो नकारात्मक पड़ेगा। स्वास्थ्य पर भी कुप्रभाव पड़ता है, जो क्योंकि आसपास का जो वातावरण होता है वो प्रदूषित हो जाता है, ठीक ना, जिससे कि हमारे स्वास्थ्य पे उसका असर पड़ता है। और गरीबी में वृद्धि होती है, क्योंकि आर्थिक असमानता में वृद्धि होती है। जब आर्थिक असमानता में वृद्धि होगी तो हमारे देश की जो निर्धनता है, गरीबी है, उसमें भी वृद्धि होगी। ये एक चीज़ जानने की बात है। तो फिर वैश्वीकरण के लाभ तो हैं, लेकिन इससे हानियाँ भी बहुत हैं। तो इन दोषों को दूर करने की भी आवश्यकता है। और जिस देश की अर्थव्यवस्था कमज़ोर होती है, ठीक ना, जिस देश की अर्थव्यवस्था कमज़ोर होती है उस देश की अर्थव्यवस्था का पूरे विश्व पर प्रभाव पड़ता है। यदि मंदी की स्थिति आपके देश में रहेगी तो अन्य देशों पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। तो ये वैश्वीकरण के कुछ दोष हैं और कुछ महत्व हैं, जिसको कि अब इन्हीं दोषों को दूर करके वैश्वीकरण की स्थिति को और मजबूत बनाया जा सकता है। जो दोष हैं हमारे यहाँ या वैश्वीकरण के अंतर्गत जो दोष हैं उसको दूर किया जा सकता है, और दूर करके उसका लाभ पूरी तरह से उठाया जा सकता है। जैसे अब ये है कि पर्यावरण को क्षति न पहुँचे, ये भी ध्यान देने की बात है। अननेसेसरी का कंपटीशन ना हो, इसमें कमी की जाए प्रतियोगिता में। रोजगार, जो अनिश्चित रोजगार है, उसको निश्चितता प्रदान की जाए, ताकि लोगों के अंदर सुरक्षा की भावना या सुरक्षा की गारंटी हो। उन लोगों को रोजगार जब प्राप्त करें तो वो अपने को सुरक्षित महसूस करें।
आर्थिक असमानता में वृद्धि नहीं होनी चाहिए। जो श्रमिक कार्य कर रहे हैं, जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, उनकी आर्थिक स्थिति पर भी ध्यान देना चाहिए। सिर्फ स्वहित के लिए काम न करके पूंजीपतियों के द्वारा, बल्कि उनके हितों को भी ध्यान में रखना आवश्यक है, तभी वैश्वीकरण का महत्व समझ में आता है। देशी उद्योगों को बचाने की आवश्यकता है, ये भी आवश्यक है। जो हमारे देश के उद्योग है, लघु उद्योग है, कुटीर उद्योग है, और हस्तकला उद्योग है, शिल्प कला है, मूर्ति कला है, ये सब दुनिया भर के जो उद्योग हैं, छोटे छोटे हमारे देश के उद्योग, उनको बचाने की आवश्यकता है। क्योंकि उन उद्योगों से लाखों घरों में चूल्हा जलता है। जब इन छोटे छोटे उद्योगों का ह्रास होने लगता है या इनमें कमियां आने लगती हैं, उत्पादन कम होने लगता है, लोगों को रोजगार से निकाला जाने लगता है, तब हमारे देश की जो स्थिति है वो क्या हो जाएगी, निर्धनता में वृद्धि करेगी। इसी की वजह से निर्धनता में वृद्धि होगी, क्योंकि लाखों करोड़ों घर जो है देशी उद्योगों से ही चलते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियों से नहीं। तो इसको मजबूत करने की आवश्यकता है। और वैश्वीकरण के माध्यम से जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है, इन उद्योगों में भी करने की आवश्यकता है। जो इन्वेस्टमेंट है, सरकार के द्वारा इसको प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है, तभी वैश्वीकरण जो है वो एक मायने रखेगा। ग्लोबलाइजेशन जो है तभी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो इस तरह से ये आपका वैश्वीकरण के महत्व और दोष हैं, जिसको कि जानने की बहुत आवश्यकता है, और इसको आगे ले जाने की भी बहुत आवश्यकता है, मजबूत करने की आवश्यकता है। जो साम्राज्यवादी प्रवृत्ति है उसको समाप्त करने की आवश्यकता है, उपनिवेशवादी जो प्रवृत्ति है उसको समाप्त करने की आवश्यकता है, और ये सब संभव है वैश्वीकरण के माध्यम से। तो इस तरह से बच्चों, आज ये वैश्वीकरण टॉपिक समाप्त हुआ। आप अपना फीडबैक ज़रूर देंगी कमेंट के माध्यम से, और इस लेसन को आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद है एक विश्व व्यापार संगठन और गैट, WTO और गैट, विश्व व्यापार संगठन जिसको कहा जाता है, विश्व व्यापार संगठन जिसको WTO कहते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसको कहते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1995 में की गई थी। ठीक ना, इसके माध्यम से ये है कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत जानबूझकर कोई भी देश अवरोध उत्पन्न न करे। इसी तरह से गैट बना था, व्यापार और सीमा शुल्क महासंधि, गैट कहा जाता है, GATT, व्यापार और सीमा शुल्क महासंधि। इसको कहते हैं। तो इसके माध्यम से यही था, और इसके माध्यम से ये भी था कि अपने देश के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे या अपने देश के संसाधनों का
अधिकतम प्रयोग करके, अच्छी तरह से प्रयोग करके, उसका विदोहन न करके, अपव्यय न करके, उसका सही तरीके से प्रयोग करके व्यापार में वृद्धि करना और इससे पूरे विश्व को भी लाभ प्रदान करना, सेवाओं का सृजन करना। लोगों के लिए इसका उद्देश्य ये भी था कि लोगों को अधिक से अधिक रोजगार मिले, सेवाओं का सृजन हो, ठीक ना। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस व्यापार व्यापार को प्रोत्साहन देना, ज़्यादा से ज़्यादा लोग व्यापार के क्षेत्र में आए, इसके लिए प्रोत्साहित करना और सरकार के द्वारा इसको संरक्षण प्रदान करना, ताकि जो लोग इस क्षेत्र में आ रहे हैं उनको सुरक्षा की भावना रहे, सरकार के द्वारा प्रोत्साहित करना। तो जो इसमें ये था कि जो भी प्रतिबंध वगैरह थे, जो प्रशुल्क पे या फिर सीमा शुल्क पे, उस पे थोड़ा सा प्रतिबंधों पर ढिलाई देना, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस क्षेत्र में आए। तो उसके लिए ये विश्व व्यापार संगठन और गैट की नामक संस्था का शुभारंभ किया गया था। इसमें और भी चीज़ें हैं, इसमें और ये था कि संरक्षणात्मक, मतलब कि एक संरक्षणात्मक नीति अपनाई गई उद्योगों को संरक्षण देने के लिए सरकार के द्वारा, सरकारी स्तर गवर्नमेंट के द्वारा एक संरक्षणात्मक नीति अपनाई गई, ताकि उद्योग जो हो, इंडस्ट्रीज जो हो, वो अपने को सुरक्षित महसूस करे और जिससे कि उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि हो, उत्पादन में वृद्धि हो, लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए। तो इसके लिए इसकी शुरुआत की गई थी। तो WTO जो संस्था है, उसमें बहुत सारे देशों ने इस संधि पर, और इस पे जो गैट है उसमें भी बहुत सारे देशों ने हस्ताक्षर किए। जो यहाँ इससे संबंधित नियम कानून है उसको मानने के लिए, और इसी के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा दिया जाता है। तो इस तरह से बच्चों ये थोड़ा सा है WTO, इसके विषय में थोड़ा सा और कल नेक्स्ट क्लास में मैं समझा दूँगी। और इसके बाद देखिए कि उदारीकरण और निजीकरण, वैश्वीकरण से हमारे देश पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, इसके विषय में मैं थोड़ा सा आपको नेक्स्ट क्लास में उसका मूल्यांकन कर दूँगी कि इन सब जो आर्थिक जो नीतियाँ सरकार ने बनाई थी 1991 में, 1991 में जो भी पॉलिसीज सरकार ने बनाई थी उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण से संबंधित, उसका हमारी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव क्या पड़ा। तो उसके विषय में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।